Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. दिल्ली की छिलछिलाती धूप, मॉनसून की भयंकर बारिश और सर्दियों की वो हाड़ कंपा देने वाली ओस, ये सब कुछ पिछले 1600 सालों से एक भारी भरकम लोहे का स्तंभ खुले आसमान के नीचे बस खड़ा है और ये सब झेल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक उसमें जंग का एक कण भी नहीं लगा है। मतलब आधुनिक विज्ञान भी आज तक इस बात पर शोध कर रहा है कि आखिर 5वीं शताब्दी के धातु विज्ञानियों ने ऐसा क्या रसायन इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, आज की उन्नत तकनीक के लिए भी ये एक पहेली बना हुआ है। और सच कहूं तो ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उस दौर की गहरी वैज्ञानिक समझ का एक जीता जागता प्रमाण है, जिसने विज्ञान, गणित और कला के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता पूरी दुनिया में स्थापित की थी। हाँ, और ये तो महज एक छोटा सा उदाहरण है। इतिहास के पन्नों में हमें एक ऐसे शक्तिशाली राजा का भी जिक्र मिलता है जिसने पूरे उपमहाद्वीप में अपने नाम का ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि बड़े-बड़े साम्राज्य बिना लड़े ही उसके सामने हथियार डाल देते थे। बिल्कुल सही। हमारे पास 3री से 6ठी शताब्दी के बीच पाटलिपुत्र से संचालित होने वाले इस विशाल गुप्त साम्राज्य के कई हस्तलिखित नोट्स, शिलालेख, ताम्रपत्र और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत मौजूद हैं। हाँ, और आज का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि इतिहास के इस हिस्से को स्वर्ण युग या क्लासिकल एज का इतना शानदार ताज आखिर क्यों पहनाया गया। और साथ ही हम ये भी टटोलेंगे कि क्या सच में ये युग समाज के हर वर्ग के लिए सोने जैसा चमकदार था, या इसकी चकाचौंध के पीछे कोई गहरी, स्याह और कड़वी सच्चाई भी छिपी थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी स्वर्ण युग रातों रात या हवा में तो नहीं बन जाता। उसकी शुरुआत एक मजबूत आधार और भौगोलिक विस्तार से ही होती है ना। बिल्कुल, किसी भी युग को स्वर्ण युग की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही ठोस भौगोलिक और रणनीतिक नींव की जरूरत होती है। 3री शताब्दी के अंत से गुप्त शासकों ने जो मजबूत आधार तैयार किया, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये बहुत ही तार्किक बात है। मैंने देखा है कि हमारे पास जो विष्णु पुराण जैसे साहित्यिक स्रोत मौजूद हैं, वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शुरुआत में गुप्त साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र कहाँ था। हाँ, वे अनुगंगा यानी मध्य गंगा बेसिन, प्रयाग, आज का अयोध्या जिसे उस समय साकेत कहा जाता था, और मगध के इलाके तक फैले हुए थे। मतलब मगध यानी आज का बिहार। हाँ बिल्कुल, उत्तर भारत के इस सबसे उपजाऊ हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण का सीधा सा मतलब था कृषि से आने वाले भारी भरकम राजस्व पर कब्जा। खजाना भरने की ये सबसे पुख्ता गारंटी थी उस समय। और खजाना भरा हो तो सेना भी बड़ी रखी जा सकती है। लेकिन उस समय केवल गुप्त शासक ही तो नहीं थे, बाकी राजा भी तो होंगे आसपास। बिल्कुल थे। तत्कालीन भू राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। मध्य भारत में शक्तिशाली वाकाटक राज्य था, पूर्व में असम के इलाके में कामरूप था, और दक्षिण भारत में सातवाहनों के बाद पल्लव वंश बहुत तेजी से उभर रहा था। तो ऐसे में खुद को बाकियों से सबसे ऊपर स्थापित करना केवल सेना की संख्या या तलवारों के दम पर तो संभव नहीं रहा होगा, कुछ तो अलग किया होगा उन्होंने। और यहीं पर हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में एक बहुत ही कूटनीतिक बदलाव नजर आता है। इससे पहले के शासक खुद को सिर्फ राजन या महाराजा कहलवाते थे। एक साधारण सी उपाधि। हाँ, लेकिन गुप्त शासकों ने इस पूरी व्यवस्था और सोच को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने महाराजाधिराज, जिसका मतलब है राजाओं के राजा, सम्राट और चक्रवर्ती जैसी बेहद भव्य और भारी भरकम उपाधियां अपना ली। अरे चलिए इसे थोड़ा आज के नजरिए से समझते हैं। ये तो बिल्कुल आज की कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग जैसा है। मतलब राजा सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता बनकर नहीं रहना चाहते थे, वे इन भव्य उपाधियों के जरिए अपनी पूर्ण सर्वोच्चता स्थापित कर रहे थे। आपने ये कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग वाली उपमा बहुत अच्छी दी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ उनका अहंकार नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल था। वो कैसे? प्राचीन भारतीय कूटनीति में, विशेषकर कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, राज्य के सप्तांग यानी 7 तत्वों के सिद्धांत का जिक्र है। अच्छा। उसमें मित्र या राजनैतिक गठजोड़ बनाना एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब एक शासक खुद को दुनिया के सामने चक्रवर्ती घोषित करता है,
तो वो दरअसल अपने सभी पड़ोसी राज्यों पर एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा होता है। ये एक ऐसा नैरेटिव सेट करता है जहां छोटे राज्य युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही मानसिक रूप से हथियार डाल देते हैं। क्या बात है, मतलब युद्ध लड़े बिना ही आधी जंग जीत ली, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त तो हासिल कर ली गई। जमीन पर इतने विशाल साम्राज्य को चलाना एक अलग ही स्तर की चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी चुनौती थी। उत्तर के पहाड़ों से लेकर मध्य भारत के पठारों तक फैले इस भूभाग को केवल पाटलिपुत्र में बैठकर नियंत्रित करना, मुझे तो ये बिल्कुल व्यावहारिक नहीं लगता। और गुप्त प्रशासन को भी ये बात पता थी। इसी अव्यावहारिकता को दूर करने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सत्ता को एक जगह समेटने के बजाय प्रशासन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण किया। विकेंद्रीकरण मतलब ताकतों को बांट दिया? हाँ, उन्होंने पूरे साम्राज्य को कई छोटे प्रांतों में बांट दिया और भूमि अनुदान यानी जमीन दान में देने की एक बेहद व्यवस्थित और कानूनी प्रक्रिया शुरू की। इसके रिकॉर्ड ताम्रपत्रों पर उकेरे जाते थे। मुझे यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए स्थानीय नेताओं को जमीनें दान में देना, क्या ये केंद्रीय सत्ता को अपने ही हाथों से कमजोर करने जैसा नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि एक बड़ी कंपनी का संस्थापक अपने सारे शेयर स्थानीय प्रबंधकों में बांटता चला जाए। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वे स्थानीय सामंत इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वे सीधे सम्राट को ही चुनौती दे बैठेंगे। आपकी शंका बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें उस दौर की संचार और परिवहन व्यवस्था की गंभीर सीमाओं को समझना होगा। पाटलिपुत्र से हर सुदूर गांव में सैनिक भेजकर कर वसूलना बहुत ही खर्चीला और मुश्किल था। हाँ, उस समय इंटरनेट या फोन तो था नहीं कि तुरंत आदेश पहुंच जाएं। बिल्कुल। इसलिए भूमि अनुदान वास्तव में एक बहुत ही सोची समझी प्रशासनिक तकनीक थी। स्थानीय सामंतों को जमीन देकर केंद्र ने दरअसल कर संग्रह की जिम्मेदारी उन्हें आउटसोर्स कर दी थी। अच्छा, तो इससे केंद्र का सिरदर्द कम हो गया। हाँ, एक भारी प्रशासनिक खर्च बच गया, राजकोष में नियमित राजस्व आना तय हो गया और सबसे बड़ी बात, उन स्थानीय नेताओं की पक्की वफादारी मिल गई जिन्हें वो जमीन मिली थी। समझ गया। मतलब शक्ति के बंटवारे से सत्ता को अधिक सुरक्षित किया गया। और मैंने पढ़ा है कि सिर्फ जमीन ही नहीं, वैवाहिक रिश्तों का भी बहुत गहराई से इस्तेमाल हुआ था इस दौर में। बिल्कुल, वैवाहिक गठबंधन इनकी कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक साम्राज्य में कर दिया था। वही वाकाटक जो मध्य भारत में थे। हाँ, और इस एक विवाह से मध्य और दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका स्थायी सहयोगी बन गया। बिना एक भी तीर चलाए साम्राज्य की दक्षिणी सीमा एकदम सुरक्षित हो गई। ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। और इसमें प्रभावती गुप्त का जीवन उस कालखंड में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का एक बेहद दुर्लभ उदाहरण पेश करता है। जब उनके पति की असामयिक मृत्यु हुई तो उन्होंने सत्ता से किनारा नहीं किया। तो क्या उन्होंने खुद राज संभाला? हाँ, उन्होंने एक संरक्षक शासक या रीजेंट रूलर के तौर पर अपने नाबालिग बेटों की ओर से पूरे वाकाटक साम्राज्य की कमान पूरी मजबूती से संभाली। अरे वाह! स्रोतों में दर्ज ताम्रपत्रों के रिकॉर्ड भी तो बताते हैं कि उनका अपना एक स्वतंत्र दरबार था और वे खुद भूमि अनुदान जारी करती थी। बिल्कुल, एक ऐसे प्राचीन दौर में जहां कूटनीतिक फैसले केवल पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में माने जाते थे, वहां एक महिला का इस तरह फैसला लेना बहुत ही असाधारण बात थी। सच में। लेकिन ये जो राजनीतिक सूझबूझ उन्होंने दिखाई, मुझे लगता है ये कोई अचानक से नहीं आई होगी, ये उनके पूर्वजों से ही आई होगी, है ना? एकदम सही। ये कूटनीति और नेतृत्व क्षमता उन्हें अपने दादा समुद्रगुप्त से सीधे विरासत में मिली थी। समुद्रगुप्त, उनका नाम आते ही मुझे इलाहाबाद स्तंभ की याद आती है। वहां उनके दरबारी कवि हरिशेन ने जो प्रशस्ति लिखी है वो बहुत कुछ बताती है। हाँ, हरिशेन का लेख बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें साफ बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने सभी पराजित राजाओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि 2 अलग-अलग नीतियां थीं। कुछ को हराकर उनसे कर लिया गया और राज्य वापस दे दिया गया, जिन्हें रीइंस्टेटेड किंग्स कहा जाता है। और दूसरी तरफ कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की शक्ति का खौफ देखकर दूर से ही खुद सरेंडर कर दिया। और इसी खौफ और सर्वोच्चता को साबित करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। बिल्कुल, अश्वमेध यज्ञ उस समय सर्वोच्च सत्ता घोषित करने का सबसे महत्वाकांक्षी अनुष्ठान था, जहां वो घोड़ा छोड़ते थे और जो उसे रोकता उसे युद्ध करना पड़ता था। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है।
कैसे? जो व्यक्ति इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जो दुश्मनों को खौफ से झुका रहा है, वही व्यक्ति अपने शाही सिक्कों पर बड़े ही सुकून से बैठकर वीणा बजा रहा है। हाँ, वीणा वादक सिक्का। मतलब ये मेल समझना थोड़ा मुश्किल है। एक ही इंसान क्रूर योद्धा भी है और एक शांत संगीतकार भी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय आदर्श शासक की छवि कैसी होती थी। हरिशेन का मेघ केवल युद्धों की बात नहीं करता, वो बताता है कि राजा ने कला, ज्ञान और व्यापार का भी पूरा समर्थन किया। अच्छा, तो ये कोई विरोधाभास नहीं था? नहीं, ये सिक्के ये संदेश देने के लिए थे कि एक महान शासक वो है जो भयंकर सैन्य शक्ति और गहरी सांस्कृतिक समृद्धि के बीच संतुलन बना सके। दरबार और राजाओं की ये बातें तो बहुत ही शानदार लगती हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। पूछिए। इस तथाकथित स्वर्ण युग में आम जनता का जीवन कैसा था? क्या ये सच में जमीन पर रहने वाले हर इंसान के लिए स्वर्ण युग था? के वृत्तांत को देखना होगा जो उसी समय भारत आए थे। फाहियान ने तो अपनी किताब में बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं, जैसे कि टैक्स बहुत कम थे, लोग कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा कि कानून बहुत नरम थे, कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था और समाज मुख्य रूप से शाकाहारी था। फाहियान की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई परफेक्ट यूटोपिया था जहां कोई दुख ही नहीं था। क्या ये सब सच था? मुझे तो थोड़ा संदेह हो रहा है। और आपका संदेह बिल्कुल सही है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, फाहियान दरअसल देख किसे रहा था? मतलब फाहियान केवल समाज के ऊपरी तबके को देख रहे थे। वे एक धार्मिक तीर्थयात्री थे जो सुरक्षित मार्गों पर चलते थे और संपन्न बौद्ध विहारों में ठहरते थे। इसे इतिहास में सिलेक्शन बायस कहते हैं। मतलब वो केवल एक चमकदार हिस्सा देखकर पूरी तस्वीर का अंदाजा लगा रहे थे। तो क्या समाज का कोई ऐसा हिस्सा भी था जिसे वो नहीं देख पाया, जो उन्होंने नहीं लिखा? बिल्कुल था। अगर हम दूसरे स्रोतों से इसकी तुलना करें तो एक बहुत ही कड़वा पहलू सामने आता है, चांडाल। चंडाल मतलब वो जिन्हें अछूत माना जाता था। हाँ, समाज का वो वर्ग जिन्हें पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया था। उन्हें शहर की सीमाओं के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। और शायद उन्हें शहर में आते वक्त कोई लकड़ी या डंडा बजाना पड़ता था ताकि लोग उनसे दूर रहें। सही कहा आपने, उन्हें भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ये स्थिति साफ दिखाती है कि ये स्वर्ण युग सबके लिए सोना नहीं था। इतिहासकारों को इसीलिए अलग-अलग स्रोतों की तुलना करनी पड़ती है। ये तो बहुत ही विचलित करने वाला सच है। एक तरफ महल में वीणा बज रही है और दूसरी तरफ शहर के बाहर इतना भेदभाव। लेकिन खैर, सामाजिक असमानता अपनी जगह थी, पर ये एक ऐसा समय भी था जब बौद्धिक शांति ने विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखी। बिल्कुल, और इस प्रगति का प्रतीक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न। ये वो समय था जब पिछले युगों के बिखरे हुए ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संहिताबद्ध यानी कोडिफाई किया गया। आर्यभट्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने नोट्स में पढ़ा है कि 5वीं सदी में कुसुमपुर में रहते हुए उन्होंने आर्यभट्टिया लिखी। हाँ, और उनकी खोजें कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और यही दिन और रात का कारण है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब आर्यभट्ट बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के 5वीं सदी में ही ये जान चुके थे। ये बात तो यूरोप के वैज्ञानिकों को सदियों बाद जाकर पता चली। बिल्कुल, उन्होंने ये भी गणना की कि एक साल में 365 दिन, 6 घंटे और 12 मिनट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिया कि ये परछाइयों का खेल है, किसी राक्षस के निगलने का नहीं। अद्भुत। और सिर्फ खगोल विज्ञानी नहीं, वराहमिहिर ने उज्जैनी में रहकर बृहद संहिता लिखी। हाँ, जिसमें खगोल विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान और वास्तुकला जैसे विषयों को विस्तार से समझाया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी तो बहुत काम हुआ था ना इसी समय। बिल्कुल, आयुर्वेद की जड़ें बहुत पुरानी थीं, लेकिन इस काल में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बीमारियों, दवाइयों और यहाँ तक कि उन्नत सर्जिकल तकनीकों को व्यवस्थित रूप से लिखा गया। ये जो आपने कहा ना, व्यवस्थित रूप से लिखा गया, मुझे लगता है यही इस काल का सबसे निर्णायक बदलाव था। बिल्कुल सही। ये सिर्फ नए आविष्कार करने का समय नहीं था, बल्कि प्राचीन ज्ञान को बचाकर उसे वैज्ञानिक ढंग से संहिताबद्ध करने का समय था। और इसका फायदा आज तक के स्कूलों और अस्पतालों में देखा जा सकता है। और ज्ञान और विज्ञान की ये सटीकता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वास्तुकला और धातु विज्ञान में मिलता है, जिसने गुप्ता स्टैंडर्ड स्थापित किया। हम वापस उसी दिल्ली के लौह स्तंभ पर आ गए जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था।
हाँ, महरौली में खड़ा वो 6 टन का लोहे का स्तंभ, ये बिना जंग लगे खड़ा है क्योंकि इसमें लोहे और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है ना? हाँ, फास्फोरस की मौजूदगी के कारण ये मूल रूप से उदयगिरी गुफाओं में था और भगवान विष्णु को समर्पित था। ये अद्भुत है। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगवान विष्णु के लिए एक स्तंभ बनवाया, लेकिन उसमें जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई वो विशुद्ध विज्ञान है। आस्था और विज्ञान का ऐसा मेल कमाल का है। और आस्था की बात करें तो शासक कट्टर वैष्णव थे, लेकिन वे बौद्ध धर्म के प्रति भी पूरी तरह सहिष्णु थे। मतलब उन्होंने दूसरे धर्मों को भी फलने फूलने दिया। बिल्कुल, उन्होंने बौद्ध विहारों और नालंदा विश्वविद्यालय का भारी समर्थन किया। अजंता की गुफाएं जो वाकाटक समर्थन से महाराष्ट्र में बनी, वहां बोधिसत्व पद्मपाणि की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग इसी सहिष्णुता का परिणाम है। यही सहिष्णुता सच में एक स्वर्ण युग की असली पहचान होती है। और साहित्य में तो कालिदास थे ही जिन्होंने संस्कृत कविता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। कालिदास की मेघदूतम की रचना को कौन भूल सकता है? एक निर्वासित यक्ष की कहानी जो बादलों के जरिए अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है। भावनाओं का इतना सुंदर चित्रण बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन इतिहास का एक बड़ा ही क्रूर नियम है, जो भी चीज अपने चरम पर पहुंचती है उसका पतन जरूर होता है। दुर्भाग्य से गुप्त साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। 6ठी शताब्दी आते आते ये विशाल और समृद्ध साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया। इसके पीछे क्या कारण थे? क्या कोई बाहरी हमला हुआ था? बाहरी और आंतरिक दोनों कारण थे। मध्य एशिया से होर्न जनजाति के लगातार आक्रामक हमलों ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। और आंतरिक रूप से क्या वो जो जमीन बांटने वाली बात हमने की थी वो उल्टी पड़ गई? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्षेत्रीय शासकों का उदय होने लगा। जब केंद्र कमजोर पड़ा तो वही सामंत आपसी संघर्ष में उलझ गए और साम्राज्य के टुकड़े हो गए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो गुप्त साम्राज्य केवल युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं था। व्यवस्था की कहानी है जिसने आने वाली कई सदियों को प्रभावित किया। लेकिन साथ ही हमें समाज के उन चांडालों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, जो इस स्वर्ण युग की चमकदार रोशनी से बहुत दूर अंधेरे में खड़े थे। बिल्कुल, एक इतिहासकार के तौर पर हमें हमेशा पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। और पूरी तस्वीर देखने की इसी बात से मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है, जो मैं हमारे श्रोताओं के साथ भी साझा करना चाहूंगा। जरूर बताइए। अगर गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल नए आविष्कार करना नहीं, बल्कि पुराने ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संहिताबद्ध करना यानी कोडिफाई करना था, तो जरा आज के युग के बारे में सोचिए। आज का हमारा डिजिटल युग। बिल्कुल। क्या हमारा आधुनिक डिजिटल युग भी ज्ञान को केवल इंटरनेट और सर्वर पर संहिताबद्ध नहीं कर रहा है? हम हर रोज करोड़ों पन्नों का डेटा ऑनलाइन सुरक्षित कर रहे हैं। अगर आज की क्लास हम भी हेल्पफुल अपने लगी हो समय तो का वीडियो एक को लाइक स्वर्ण युग जरूर बना रहे करें हैं। और चैनल ये को तो सब्सक्राइब बहुत करना ही बिल्कुल ना भूलें। दिलचस्प मिलते हैं तुलना नेक्स्ट है। क्लास में।